स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, यहाँ हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु एक ऐतिहासिक पहल जो शेखावाटी मिशन 100 के नाम से जारी की गई है कक्षा 12 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इस वर्ष जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके परिणाम में उन्नयन के लिए ये सामग्री हमारे कुछ प्रबुद्ध साथियों ने तैयार की गई है। तो सभी ऐसे प्रबुद्ध साथी जिन्होंने ये सामग्री राजस्थान के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के नाम से शेखावाटी मिशन 100 के नाम से जारी की है, उसके लिए हम सभी इस टीम के सभी सदस्यगणों को, सभी अध्यापक गणों को हमारी तरफ से धन्यवाद अर्पित करते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी अनिवार्य कक्षा 12 के लिए, और यहाँ सारी की सारी जानकारी जो है आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। और ये जो संकलनकर्ता टीम है अंग्रेजी अनिवार्य की, उसके सभी साथियों को एक बार फिर से हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। जैसे नरेंद्र चार जी हैं, सुरेंद्र कुमार योगी जी, जय सिंह शेखावत जी, उमेश सिंह जी और प्रहलाद हरिद्वाल जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई। जैसे कंटेंट यानी आपका जो पेपर होने वाला है कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा का, उसमें कितने सेक्शन आपके आने वाले हैं और कितना वेटेज और मार्क्स है, वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे सेक्शन ए में क्या आने वाला है, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, डी में क्या आने वाला है, और इसके अलावा वेटेज और मार्क्स भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनसीन पैसेज के बारे में, जो कि पहला यहाँ पर है सेक्शन ए। तो अनसीन पैसेज को हल करने के जो तरीके हैं वो भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं, यानी किस तरह आपको उत्तर देना है अनसीन पैसेज को। तो यहाँ पर बताया गया कि भाई प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व आपको पैसेज के मुख्य भाव को समझने के लिए शीघ्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, इसलिए तेज़ी के साथ पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसके अलावा पैसेज को 2 या 3 बार पढ़कर विभिन्न शब्दों के संदर्भित अर्थ समझिए और पूर्ण जानकारी हासिल कीजिए। और जब आपने पैसेज को समझ लिया हो तो एक एक प्रश्नों को भी आप समझ करके पढ़िए और प्रश्नों से संबंधित वाक्यों को ढूंढिए और उनके प्रश्नों के अनुसार क्रम संख्या अंकित आप कर सकते हैं और सही वाक्यों को चिन्हित आप कर सकते हैं। टेक्स्ट में दिए गए वाक्यों के आधार पर अपनी भाषा में अपने वाक्य आपको बनाने चाहिए, और पैसेज के जो वाक्य हैं जो उत्तर के रूप में आपको दिखाई देते हैं, कम से कम आप उनकी कॉपी करने से बचिए। इसके अलावा पैसेज में से संबंधित शब्दों को छांटिए और चयन करके वाक्य बनाओ। प्रश्नों के उत्तर अधिक लंबे नहीं हो तो और छोटे भी नहीं हो। प्रश्नों को पढ़ करके उसका टेंस आप मालूम कर लीजिए, तो उत्तर भी आप उसी टेंस में देने की कोशिश करें। जब तक आपसे किसी विशिष्ट संदर्भ में अभिव्यक्ति हेतु नहीं कहा जाए और अपनी ओर से कोई अतिरिक्त भाव न लिखें, टिप्पणी भी नहीं करें। आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, अर्थात प्रश्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीधा उत्तर दीजिए, घुमा फिराने की कोशिश नहीं करें और अपनी अंग्रेजी के प्रति विशिष्ट सजग रहें। भाषा शुद्धियाँ न हो, सामान्य छोटे वाक्यों को सही टेंस में लिखें, यानी छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करें। यदि समय बचा है तो अवश्य ही प्रश्नोत्तरों को दोहराइए। यदि कोई भूलवश, अज्ञानता या जल्दी में भूल रह गई है तो सुधार उसमें आप कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये एक पैसेज, अनसीन पैसेज है, उसको मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ करके सुनाता हूँ और इसका भावार्थ भी हम समझेंगे। जैसे शुरू करते हैं। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। यानी किसी भी पुस्तक का, महान पुस्तक का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको कितनी बार पढ़ना चाहते हैं, एक बार या एक बार से ज़्यादा बार। यदि हम एक ही बार पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो पुस्तक ज़्यादा अच्छी, टेस्टफुल नहीं है। एनी रियली ग्रेट बुक we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time। कोई भी अच्छी पुस्तक को हम
एक बार पढ़ने के बाद निश्चित रूप से दोबारा भी पढ़ना पसंद करते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इन इट। जब भी हम किसी अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं एडिशनल टाइम में, यानी जब भी बार दोबारा हम पढ़ते हैं, तो हमेशा हमको उस पुस्तक के अंदर एक नए अर्थ, नई सुंदरता हम उसमें पाते हैं। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। कोई भी ऐसी पुस्तक जिसे कोई एक शिक्षित व्यक्ति और एक अच्छे स्वाद वाला व्यक्ति यदि किसी पुस्तक को पढ़ता है और यदि वो उसको दोबारा पढ़ना पसंद नहीं करता, तो इसका अर्थ ये है कि संभवतः वो पुस्तक ज़्यादा मूल्य की नहीं है, यानी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वर्थ मच नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिएबल यानी अचूक। लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निर्णय दिया जाए तो हम उसे अचूक नहीं मान सकते। यदि कोई व्यक्ति अकेला ही ये कहे हाँ भाई ये पुस्तक अच्छी है या ये पुस्तक बुरी है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट, तो वह ओपिनियन जो किसी पुस्तक को महान बनाता है, मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, तो वह ओपिनियन एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का होना चाहिए। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि महान क्रिटिक्स जो हुए हैं उनके अंदर भी कुछ कमियां हो सकती है। जैसे कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। कार्लाइल जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिक हुआ है, उदाहरण के लिए हम कार्लाइल को यहाँ पर लेते हैं, वो ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सका। बट बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, और बायरन भी अंग्रेजी साहित्य के, अंग्रेजी जो कवि हुए हैं, महान अंग्रेज कवि हुए हैं, उनमें से भी वो किसी को सहन नहीं कर सका। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। किसी भी व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए, यानी बहुआयामी होना चाहिए किसी भी पुस्तक के बारे में अपने ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट को निकालने के लिए। बी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स। एक ही बार में इस बात पर हम संदेह कर सकते हैं, उस निर्णय पर संदेह कर सकते हैं जो किसी अकेले क्रिटिक ने जो है दिए हैं। But there is no doubt possible in regard to the judgment of generations। लेकिन जनरेशन्स के जजमेंट के बारे में यदि बात की जाए, पीढ़ियों के निर्णयों के बारे में, उनके फैसलों के बारे में यदि बात की जाए, तो देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल, तो इस बात पर कतई कोई संभावना नहीं रहती डाउट करने की। यानी बहुत सारी पीढ़ियों से कोई चीज़, कोई पुस्तक के बारे में अच्छा या बुरा कहा जाता है, तो उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते। इवन इफ़ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड, यहाँ तक कि एक ही बार में चाहे हमको कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दे किसी पुस्तक को पढ़ने पर, इन ए बुक विच हैज़ बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जबकि उस पुस्तक के बारे में वर्षों से, यानी सैकड़ों सालों से उस पुस्तक के बारे में प्रशंसा की गई हो। बी मे बी श्योर, हम फिर भी आश्वस्त हो सकते हैं, बाई ट्राइंग एंड बाई स्टडिंग इट केयरफुली, हम उसे दोबारा से अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करके और कोशिश करके हम श्योर हो सकते हैं। वी शैल एट लीस्ट बी एबल, कम से कम हम समर्थ हो सकते हैं टू फील द रीजन, उस कारण का पता लगाने में, उसको फील करने में, ऑफ दिस एडमिरेशन एंड प्रेज, कि क्यों उस पुस्तक के बारे में इतनी एडमिरेशन और प्रेज की गई है, यानी उस पुस्तक की इतनी प्रशंसा क्यों की गई है। द बेस्ट ऑफ आर लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन, गरीब लोगों के लिए लाइब्रेरियों में से जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी होती है, वुड बी ए लाइब्रेरी, वो ऐसी
लाइब्रेरी होनी चाहिए एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, यानी उसमें कम से कम उस लाइब्रेरी के अंदर महान कार्य संकलित किए जाने होने चाहिए, यानी अच्छी अच्छी पुस्तकें उसमें शामिल होनी चाहिए। कैसी पुस्तकें शामिल होनी चाहिए उस लाइब्रेरी के अंदर? बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी किताबें होनी चाहिए जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हो, पास्ट द टेस्ट ऑफ टाइम हो। दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तब ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और भी महत्वपूर्ण गाइड करती है फॉर अस, हमारे लिए, इन द चॉइस ऑफ रीडिंग के लिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमको सिर्फ ऐसी ही किताबें पढ़नी चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिनको हम एक से अधिक बार पढ़ना चाहें। नॉर शुड बी बाई एनी अदर्स, इसके अलावा हमको और ऐसी पुस्तकें भी नहीं खरीदनी चाहिए। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो, जब तक कि हमारे पास ऐसा करने का कोई विशेष कारण नहीं हो। इन्वेस्टिंग मनी, धनी उसमें हम धन एकत्र करें या उसमें हम धन इन्वेस्ट करें, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होना चाहिए। वैसे ही हमको फालतू की किताबें नहीं खरीदनी चाहिए। द सेकेंड फैक्ट, डिमांडिंग अटेंशन, दूसरा जो फैक्ट है वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है इस विषय पर। किस विषय पर? इन द जनरल कैरेक्टर, ये एक सामान्य चरित्र है ऑफ द वैल्यू, मूल्यों के बारे में, दैट लाइज हिडन, जो छिपा हुआ रहता है, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, उन सभी महान पुस्तकों के अंदर। दे नेवर बिकम ओल्ड, अब वो महान बात क्या है पुस्तकों के अंदर? वो होती है, यानी जो महान किताबें होती है, दे नेवर बिकम ओल्ड, वे कभी भी वृद्ध नहीं होती, यानी वो बूढ़ी नहीं होती। देयर यूथ इज इमॉर्टल, उनकी जवानी हमेशा अमर होती है, इमॉर्टल होती है। ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रहेंडेड, कोई भी महान पुस्तक बाय ए यंग पर्सन, किसी भी यंग पर्सन के द्वारा, यानी कोई भी महान जो पुस्तक होती है वो किसी जवान व्यक्ति के द्वारा एक ही बार में, यानी इस बात पे संभावना होती है कि वो हो सकता है उसको एक बार में ही नहीं समझे, एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार पढ़ने में ही हो सकता है कि उसको उसके समझ में नहीं आए। एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, यानी ऊपरी सतह से पढ़ने पर, यानी वैसे ही यदि उसने बाहरी तौर पर ही पुस्तक को पढ़ा है, यानी ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि समझ में नहीं आए। ओनली द सरफेस द नैरेटिव, क्योंकि पुस्तक का जो नैरेटिव है, जो सरफेस है, इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड एन्जॉयड, यानी सिर्फ ऐसी अवस्था में पुस्तक को वो सिर्फ एन्जॉय कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है उसके नैरेटिव को। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, कोई भी यंग मैन संभवतया पहली बार में जब किसी पुस्तक को पढ़ता है तो उसकी क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, यानी पुस्तक की जो महानता की जो क्वालिटी है, महानता के जो गुण हैं, हो सकता है कि वो उनको नहीं देख पाए। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देर इज इन सच ए बुक, क्योंकि याद रखिए कि ह्यूमैनिटी को, यानी मानवता को, सैकड़ों साल लग जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये पुस्तक अच्छी है या बुरी है, यानी महानता को पहचानने में सैकड़ों साल लगे हैं मानवता को। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रति जो उसके अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, यानी पुस्तक का जो टेक्स्ट है वो उसके लिए नए अर्थ खोलता है या नए अर्थ उसके लिए खोलेगा। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, कोई भी पुस्तक जो हमें 18 वर्ष की अवस्था में पढ़ने में, यानी 18 वर्ष की अवस्था में जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, मान लो वो हमको डिलाइट करती है, आनंदित करती है, तो इफ़ इट बी ए गुड बुक
विल डिलाइट अस मच मोर एट 20। तो वही पुस्तक यदि हम उसको दोबारा 20 वर्ष की अवस्था में पढ़ेंगे तो वो हमको और ज़्यादा आनंदित करेगी। 5:25 एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 years ऑफ एज। और यदि हम उसी पुस्तक को 30 वर्ष की अवस्था में फिर पढ़ते हैं तो ऐसा लगेगा हमको जैसे कि वो पुस्तक हमारे लिए एकदम से नई हो। एट 40 वी शैल रीड इट। और 40 वर्ष की अवस्था में हम उसको दोबारा फिर पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त वंडरिंग वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर। और फिर ये सोचेंगे कि हमारे लिए ये पुस्तक उतनी सुंदर पहले क्यों नहीं थी। एट 50 of 60 years of age the same facts will repeat themselves। 50 वर्ष की अवस्था में, 60 वर्ष की अवस्था में ये सारे वही तथ्य दोबारा से अपने आप को दोहराएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड। ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड यानी रीडर्स के माइंड की ग्रोथ के साथ साथ या उसके अनुपात में। प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, यानी पाठक के दिमाग की ग्रोथ के अनुपात में किसी भी महान पुस्तक भी का भी विकास होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आदमी का एज के अकॉर्डिंग दिमाग का विकास होता है, उसी अनुपात में पुस्तक का भी विकास होता है। तो बच्चों यहाँ अब ये जैसे हमने पैसेज पढ़ा तो इसी तरह हम उसको पढ़ेंगे जब भी परीक्षा में कोई पैसेज आता है। और फिर उसमें जो क्वेश्चंस हमारे लिए दिए गए हैं, जो उनके आंसर भी हमको उस पैसेज में से ही छांट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक। तो साथियों यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आपके आया है इसका आंसर भी हम यहाँ पर देखेंगे और इसका आंसर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर ए ग्रेट बुक इज़ रीड अगेन एंड अगेन, यानी महान पुस्तक वो होती है जिसे हम बार बार पढ़ें या बार बार पढ़ी जाती है। एवरी टाइम इट इज़ रीड, और जब भी हर बार जब भी हम इसको पढ़ते हैं इट गिव्स ए फ्रेश एन्जॉयमेंट, ये हमको एक नया ताजगी से भरा हुआ आनंद देती है। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन वी रीड ए ग्रेट बुक अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है ए ग्रेट बुक रिवील्स न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज व्हेन इट इज़ रेड अगेन एंड अगेन। यानी महान पुस्तक जो होती है वो रिवील यानी हमारे सामने खोल देती है न्यू मीनिंग्स नए अर्थों को एंड न्यू ब्यूटीज़ नई सुंदरताओं को व्हेन इट इज़ रीड अगेन एंड अगेन, जब भी उसे पढ़ा जाता है बार बार। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, हु जजमेंट अबाउट ए बुक कैन बी बियॉन्ड डाउट। किसका जजमेंट किसी पुस्तक के बारे में बियॉन्ड डाउट होता है। तो ये थर्ड वाला आंसर देखिए आप, द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, यानी जनरेशंस का जो जजमेंट है, जनरेशंस द जजमेंट ऑफ जनरेशंस ऑफ रीडर्स अबाउट ए बुक कैन बी बियॉन्ड डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 4, व्हाट शुड ए लाइब्रेरी फॉर पुअर मैन हैव। ये इसका आंसर है, ए लाइब्रेरी फॉर पुअर मैन शुड हैव ओनली दोज बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू डज ए ग्रेट बुक कैरी। तो यहाँ पर 5 का आंसर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, ए ग्रेट बुक नेवर बिकम्स ओल्ड, इट्स यूथ इज इमॉर्टल, इट्स रिलीवेंस इज परमानेंट। 6 वाला देखिए, हाउ डज ए ग्रेट बुक ग्रो विद द रीडर्स माइंड। 6 वाला देखिए, एज ए रीडर ग्रोज इन ईयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आल्सो ग्रोज एंड सो ग्रोज हिज एप्रिसिएशन ऑफ ए ग्रेट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज ये तो हमने देख लिया। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। अब आपको ऐसे शब्द तलाश करने हैं पैसेज में से जिनका अर्थ ये है। जैसे 7 वाला देखिए, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो ये 7 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1 वर्ड में इनफॉलिएबल। और 8 वाला देखिए, अंडरस्टूड। और अंडरस्टूड का जो 1 वर्ड है वो है कॉम्प्रेहेंडेंट। कॉम्प्रेहेंडेड। अब देखिए नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग ओनली द सरफेस और आउटसाइड पार्ट, यानी सुपरफिशियल। तो प्यारे बच्चों, पैसेज नंबर 2 से हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, यानी हमको ये पूरा पेपर यहाँ पर हल करना है। तो बने रहें मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।